डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको मरीन इंश्योरेंस पढ़ाएंगे। सामुद्रिक बीमा क्या होता है? सामुद्रिक बीमा, ये पहले इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग देख लीजिए कि इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड ऑफ द मरीन इंश्योरेंस। सेकेंड है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस, डिटेल सब्जेक्ट मैटर, मरीन लॉसेस, describe the different terms, clauses used in marine insurance। सामुद्रिक बीमा का परिचय क्या है, सामुद्रिक बीमा का विकास कैसे हुआ, उद्गम कैसे हुआ, सामुद्रिक बीमा का आशय, परिभाषा और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं और इसकी क्या आपदा है, क्या प्रेल्स हैं, ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। Marine insurance is one of the oldest types of insurance. It is an important element of general insurance. It provides insurance coverage on losses or damages of ships, cargo, terminals, and any transport or cargo by which property is transferred, acquired, or held between the starting point and final destination। बच्चों, मरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा सबसे पुराना बीमा है और प्राचीन काल में ही समुद्र द्वारा व्यापार अत्यधिक जोखिम पूर्ण हुआ करता था। समुद्र द्वारा माल को भेजना या मंगाना अनेक प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक खतरों से पूर्ण होता था। जहाजी कंपनियां ऐसी जोखिमों को अपने ऊपर नहीं लेती थीं। इससे विदेशी व्यापार को बड़ी क्षति पहुंचती थी। वर्तमान में तो विदेशी व्यापार का आधार ही समुद्रिक मार्ग है। सामुद्रिक यात्रा जोखिमों से पूर्ण होती है। समुद्री मार्ग से माल भेजने में कई जोखिम हैं, जैसे जहाज का डूब जाना, जोखिम का मतलब प्रिल्स बच्चों, जैसे जहाज का डूब जाना, विदेशी शत्रुओं का भय, लुटेरों द्वारा जहाज को लूट लिया जाना, किसी चट्टान से टकरा जाना या किसी तरीके का पेट्रोल या आग से जल जाना, या समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका उत्पात, या समुद्री लहर, जिससे कि या जो कह लीजिए कि जो समुद्र में चलती हैं चक्रवात वगैरह, उनकी वजह से जो भी लॉसेस होते हैं उनको मरीन इंश्योरेंस में डाला गया है। और उन सभी जितने भी तरीके के रिस्क होते हैं वो, और इससे भी ज़्यादा कोई रिस्क अगर होता है तो उन जोखिमों को, उन रिस्क को जो भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देती है, उस प्रोटेक्शन के थ्रू जो कंपनी, जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योर्ड पर्सन जिसको इंश्योर कर रही है, इंश्योरर जो है, उसको उसके जोखिमों को, उसके रिस्क को जो कम करती है और कम करने के बदले में जो उनको एक सेफ्टीनेस, एक सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं से और बदले में प्रीमियम लेती है, वहीं से समुद्री बीमा का जन्म हुआ। जीवन नहीं कहूँगी, समुद्री बीमा का जन्म हुआ। However, marine insurance includes on-shore and offshore uncovered property such as container terminals, ports, oil platforms, pipeline, hull, marine, costly and other marine liabilities। बच्चों, आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी कि जितने भी तरीके के रिस्क हैं, द रिस्क ऑफ मरीन इंश्योरेंस कवर आर फायर, मतलब जो भी जिस तरीके के भी एक्सीडेंट्स हैं समुद्र से जुड़े हुए, वो सारे मरीन में आते हैं। और सबसे पुराने ज़माने में इसका विकास कैसे हुआ, बच्चों हम ये आपको बता दें कि इसका उद्गम और इसका विकास कैसे हुआ। इट वॉज अर्लीस्ट वेल डेवलप्ड काइंड ऑफ इंश्योरेंस with origins in the Greek and Roman
maritime loan. The origin of modern marine insurance is considered to be commenced in England in 1601 यानी 16वीं शताब्दी 1601 when a specialized chamber of assurance separately established from the other court. Thereafter, in 1906, the Marine Insurance Act was passed, which included the provisions common law. In India, marine insurance is regulated by the Indian Maritime Insurance Act 1963. This act is derived from the original English Marine Insurance Act 1906. बच्चों मीनिंग क्या इट मीन्स कि अब आप ऐसे समझिए कि समुद्री बीमा का प्रारंभ कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ वह कैसे हुआ, इस संबंध में विश्वसनीय तथ्य अभी तक प्राप्त नहीं हैं, किंतु उपलब्ध सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर उपलब्ध इस संबंध में विश्वसनीय तथ्य अभी तक उपलब्ध नहीं, किंतु उपलब्ध सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक समुद्री बीमा व्यवसाय का आधार पर स्थापित हो चुका था। इस संबंध में कुछ ऑथर्स कहते हैं कि सबसे पहले समुद्री बीमा लंबार्डी नामक स्थान पे 1182 में यानी कि 1182 में हुआ था। प्राचीन समय में व्यापारियों के मध्य जनरल एवरेज के नाम से एक समझौता हुआ था। इस समझौते के लक्षण कुछ समुद्री बीमा के कॉन्ट्रैक्ट के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। 1310 में बेल्जियम में चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस नाम की एक संस्था का स्थापना हुआ, जिसका उद्देश्य था समुद्र के मार्ग से होने वाले व्यवसाय में जितने भी जोखिम हैं, जितने भी रिस्क हैं, उनको शॉर्ट आउट करना। वर्तमान समय में लॉयड्स संगठन को समुद्री व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। बीमा एक्ट जो इंश्योरेंस एक्ट की धारा 18A के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के जहाज़ों जिनमें माल किराया तथा अन्य हित शामिल होते हैं और जिनका वैधानिक रूप से बीमा कराया जा सकता है कि बीमा अनुबंध कराने के समुद्रिक बीमा व्यवसाय कहते हैं। बच्चों, समुद्री बीमा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा बीमा कंपनी बीमित के द्वारा प्रीमियम का भुगतान करने के बदले में सहमत होते हैं और सहमत रीति से एक निश्चित सीमा तक समुद्री बीमा हानियों के विरुद्ध बीमित को हानिपूर्ति यानी इंडेमनिटी का वचन देते हैं। किस किस तरीके के जोखिम समुद्र से जुड़े होते हैं यानी रिस्क जुड़े होते हैं जिनको बीमा कंपनी अपने शर्तों पर लेती है तथा इन शर्तों को आपसी समझौतों द्वारा तय किया जाता है। यानी कि जो क्लाइंट है वो और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो, ये मरीन इंश्योरेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो और पार्टी जो है दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ही सामुद्रिक व्यापार शुरू होता है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये आपको समझ में आया होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होता है। फिर से सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213A ऑफ इंश्योरेंस 1938, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस मीन्स द बिजनेस ऑफ effecting contracts insurance upon usal of any description, includes cargoes, freights and other interests which may be liable insured। बच्चों, ये जो बीमा कंपनी है वो
लोगों को व्यवसाय में, समुद्री व्यवसाय में, व्यवसाय के, समुद्र के व्यावसायिक मार्ग में जितनी भी खतरा पैदा हो सकते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो सॉल्व करती है बीमा कंपनी। मुझे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको और अच्छे एक चीज़ सिखा दूं कि मरीन इंश्योरेंस इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। जो जो व्यक्ति बीमा, सामुद्रिक बीमा ले रहा है वो और जो दे रहा है वो, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। द इंश्योरर इज नोन एज अंडर राइटर। द इंश्योर्ड मस्ट बी cargo answer or owner or a ship owner or a freight receiver. The documents in which the term of contract is described is called marine policy. बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते समय जो पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं उसको मरीन पॉलिसीज़ बोलते हैं। और पर्टिकुलर सम पेड बाय इंश्योर्ड इज़ कॉल्ड प्रीमियम। जो भी कुछ इंश्योर्ड पर्सन जो है वो कुछ भी पैसा जमा करता है तो उसको इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं, इंश्योर्ड कहते हैं, मतलब इंश्योर कराता है उसको मरीन पॉलिसी कहते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि बच्चों, जो भी प्रेल्स होते हैं उन प्रेल्स, स्पेसिफिक प्रेल्स से जो इंश्योर्ड पर्सन को एक जोखिम, खतरों से बचाता है, यानी कि इंडेमनिटी देता है, उस इंडेमनिटी देने को ही हम समुद्रिक बीमा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी से जुड़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 मैरीटाइम प्रेल्स मीन्स द प्रेल consequence on the incidental to the navigation of the sea, that is to say, peril of the seas, fire, war, perils, parrot, recover, thieves, capture, seizures, restraint and determination of princes and people, just in a very jettisons, barratry and any other perils which any may be designated by the policy. इन बच्चों, कहने का सेंस कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे डेफिनेशंस दिए हुए हैं सेक्शन 1963 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जो कि जिसमें कि कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं कि कैसे क्या होता है। समुद्री बीमा के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था को परिभाषित किया गया है जिसमें एक पक्ष, जिसे बीमा दाता कहा जाता है, और जहाज अथवा जहाज पर लदे हुए माल के मालिक को समुद्र में या अन्य किसी स्थान पर जो संविधान में उल्लेखित है उस पर जहाज अथवा जहाज पर लदे हुए मालिक के को समुद्र या किसी जो मतलब जो भी ज़रूरी है वो जो है कहना ये चाहता है कि समुद्री व्यापार के समय जो भी लॉस होगा वो एक पक्ष प्रीमियम देगा तो एक पक्ष को उस लॉस से बचाया जाएगा। बच्चों, इसमें अर्नोल्ड का डेफिनेशन, मैरिटाइम का डेफिनेशन, काफ़ी ढेर सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। आप इनको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो फिर हमसे आप पूछिएगा। आपको लिखना भी होगा तो दिखा दूंगी कि कैसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेन कॉजेज एंड टर्म्स अप्लाइड फॉर मरीन इंश्योरेंस। देखिए क्या क्या कॉज हैं इसके। A marine insurance policy may contain several terms and clauses. Some of these are common
to marine policies, whereas others are included to meet a special requirement of the insured. Some of the important terms and clauses used in a marine policies and describe, बच्चों देखिए क्या क्या है पॉलिसीज। देखिए छोटे छोटे टर्म्स दिए हुए हैं, उन छोटे छोटे जैसे है एट एंड फ्रॉम क्लॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इज कवर्ड अंडर द clauses while it is, बच्चे आपको दिख रहा होगा, it is laying at the port of departure and until it reaches the port of destination if the policy compares of the words from only instead of at and from the risk is covered only from the time of departure of the ship. It is used the voyage policies, फिर है बारेटरी क्लॉजेज, फिर है कंटिन्यूस क्लॉजेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस, फिर है FPA फ्री पर्टिकुलर एवरेज, FPA को बोलते हैं फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज। फिर नेक्स्ट है FAA क्लॉजेज फ्री ऑफ ऑल एवरेजेस, फ्री इसमें रिलीव्स द इंश्योरर फ्रॉम लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम बोथ पर्टिकुलर्स एवरेजेस ऑफ जनरल एवरेजेस। फिर नेक्स्ट है बच्चों FSR, F का मतलब होता है फ्री, RS का मतलब होता है यहाँ स्ट्राइक, और R का मतलब होता है राइटर्स। फिर CC सिविल कमीशन, FSR एंड CC क्लॉजेज। फिर नेक्स्ट है फ्री ऑफ कैप्चर एंड सीजर क्लॉजेज, नेक्स्ट है फ्राइट, फिर है इंच मैरी क्लॉजेज। बच्चों इसमें अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे जो क्लॉजेज दिए होते हैं, बीमा परिस्थितियां जिनमें बीमादाता क्षतिपूर्ति के लिए दायी होता है, तो कौन कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जिनकी वजह से है कि यदि हानि का कारण टूट फूट, हरास, टपकना या बीमित वस्तुओं के स्वाभाविक दुर्गुण जैसे चूहा या मशीन से कोई खराबी, चूहे ने मशीन के किसी तार को काट दिया, तो जो इस तरीके की प्रॉब्लम है, इस तरीके की जो खराबियां हैं या परिस्थिति जिसमें कुछ ऐसी परिस्थितियों वश खराबी जिसमें कि बीमादाता क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त हो जाता है। फिर कुछ ऐसे जिसमें हड़ताल, दंगा, गृह युद्ध, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती हो। फिर नेक्स्ट है कि हर एक औसत से मुक्त पद यानी कि फ्री और फ्रॉम ऑल स्ट्राइक्स, रोड्स एंड सिविल कमीशंस, FCR मतलब इस तरीके का कहने का मतलब कि बीमा पत्र में सारी कारण पहले से अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी अगर कोई लॉस बिजनेस के समय होता है तो उस लॉस की जो भरपाई है वो उसके बदले में इंश्योरर जो पर्सन है, जो बीमा जो सामुद्रिक बीमा ले रहा है बीमा कंपनी से, जनरल बीमा कंपनी से जो ले रहा है, उसको कुछ ऐसे भी क्लॉज होते हैं जो अगर नहीं भी लिखे हैं तो भी उसको उसके बदले में प्रीमियम देना पड़ेगा और कंपनी उनको उससे सुरक्षा प्रदान करती है। मान लीजिए युद्ध की आपत्तियों से मुक्त पद, FCS क्लॉज। फिर नेक्स्ट है कि मेमोरेंडम ऑफ क्लॉजेज, यानी कहने का मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ क्लॉजेज की मीनिंग ही होती है कि कोई ऐसा समावेश रहने पर क्षति या कारण युद्ध हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं
फिर है नेक्स्ट इस तरीके से कि अगर मान लीजिए कि यात्रा आरंभ हुई और यात्रा के बीच कुछ विलम्ब हो गया और पहुंचना था जब सामान तब ना पहुंच करके कुछ समय बाद पहुंचा, तो भी जो जो बिजनेस है उससे जो लॉस हो रहा है उसको भी कंपनसेट किया जाएगा, वो उसके क्लॉज में है। यदि बीमा पत्र में किसी लिखित या उपलिखित इंडेमनिटी गारंटी की बीमादाता द्वारा अवहेलना हुई हो तो भी उसको भी वो करेगा, देखेगा। और जैसे एक जहाज की यात्रा के मध्य यांत्रिक खराबी पैदा हो गई, तो यांत्रिक का मतलब कोई मैकेनिज्म, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो जो टेक्निकल फॉल्ट आया है उसको भी सुरक्षा देना, मतलब उससे भी सुरक्षित करना। और या कोई कह लीजिए कि बंदरगाह में लौटते समय कोई घटना अचानक से घट जाए, युद्ध छिड़ जाए, या कोई भी डेविएशंस आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी बीमा कंपनी जो है वो प्रीमियम के बदले में उसको इंश्योरर पर्सन को सुरक्षा प्रदान करती है। अंडर द क्लॉजेज ऑफ इंश्योरर इज लाइबल इवन इफ द शिप इंश्योर्ड इज फाउंड नॉट टू बी लॉस्ट prior to the contract of insurance, provided the insurer had no knowledge so such loss and does not commit any fraud. This clause covers the risk between the issue of the policy and shipment of the goods. बच्चों नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है कि ये भी आप देख लीजिए। आपको भी बताया था मार्टिटाइम प्रेल्स, मेमोरेंडम क्लॉजेज, मूवेबल रनिंग डाउन क्लॉजेज, शिप शू एंड लेबर क्लॉजेज, सूट, टच एंड स्टे। फिर है टच एंड स्टे क्लॉजेज, वैल्यूएशन क्लॉजेज, वीवर क्लॉजेज। फिर है वेयरहाउस टू वेयरहाउस क्लॉजेज। ये सारे क्लॉजेज जो हैं 25 क्लॉजेज हैं बच्चों, आप इनको चेक करिएगा। 25 क्लॉजेज हैं, देखिए ये 25 क्लॉजेज हैं। कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो हमसे पूछिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको वैल्यूएशन ऑफ क्लॉजेज कि आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये देखिए सूट इंक्लूडेड काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ। फिर है टच एंड स्टे फ्रेज इम्प्लाइड, मतलब कहने का सेंस कि अगर कोई भी दिक्कत बिजनेस के समय आता है तो जैसे एक समुद्री जहाज भारत से सीमेंट लाद कर चला, यात्रा के बीच में चूहों ने जहाज में छेद कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पानी जहाज के अंदर आ गया और कुछ सीमेंट भीग करके पत्थर हो गया। ऐसी दशा में हानि दो कारणों से है। हानि के दो कारण हैं, एक तो चूहा और दूसरा पानी। दोनों में से पानी की क्षति निकटतम कारण था। पानी से हानि के विरुद्ध बीमा कराया गया, इसलिए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों आपको। फिर नेक्स्ट है कि एक जहाज पर लदे हुए माल को क्षति पहुंचती है और जांच करने के बाद ज्ञात होता है कि इस जहाज के कर्मचारी में विद्रोह हुआ और तूफान भी आया था, जहाज की मशीन भी खराब हो गई थी और इन सब कारणों से जहाज के माल में को क्षति पहुंची। तो यहाँ क्षति को के 3 कारण हैं, परंतु जहाज से जो शिप है, परंतु जांच से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि विद्रोह व मशीन की खराबी थोड़े समय रही। वास्तविक हानि तूफान के समय हुई, क्योंकि तूफान से होने वाली जो लॉस है का बीमा किराया, तूफान से जो होने वाली क्षति का बीमा कराया गया था, तो इसलिए क्षतिपूर्ति का भार भी बीमा कंपनी पर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि अगर कोई, अब जैसे कल्पना कीजिए कि बीमा कंपनी
जो इंश्योरेंस लेटर तैयार किया गया है उसमें युद्ध आपदाओं से मुक्त शर्त पर लिया गया। अब ऐसी यात्रा प्रारंभ करने में विलंब हुआ और तत्पश्चात मौसम खराब होने से जहाज को किसी बंदरगाह में रुकना पड़ा। यहाँ विदेशी शत्रुओं द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया। तो उपरोक्त स्थिति में क्षति जो लॉस है होने वाले तीनों कारणों का आपस में कोई संबंध नहीं है। वास्तव में सभी स्वतंत्र एक दूसरे से पृथक पृथक हैं। जैसे आपसे कहा कि कोई युद्ध हो गया, चूहे ने काट दिया बोरे को तो पानी, अरे समुद्र छेदा कर दिया जहाज में तो पानी आ गया, या कोई तूफान आ गया। तो ये तीनों कॉज जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन सब की लाइबिलिटी, सबके को कंपनसेट करने की लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की है। यानी यात्रा प्रारंभ से विलंब हुई, मौसम की खराबी, शत्रुओं द्वारा अपहरण, फिर ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और इन सारे इंडेमनिटी को कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी, यानी क्षतिपूर्ति को कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। अब एक है कि एक जहाज में चूहे ने पाइप में छेद कर दिया, जिसके कारण समुद्र का खतरा पानी जहाज में आ गया। माल इसी पानी के कारण खराब हुआ था, मतलब माल इस पानी के कारण खराब हुआ था। इस मामले में नुकसान के दो कारण हैं, चूहे और खारे पानी की जोखिम को बीमित पत्र की बच्चों इस तरीके से जो है ये समुद्री डाकुओं के हमले के कारण जहाज में को रोकना पड़ा। देर होने के कारण जहाज पर लदा हुआ सामान खराब हो रहा है। मान लीजिए लदा है पनीर, और यहाँ पनीर खराब होने का स्वाभाविक दुर्गुण से हो जाता है। तो ऐसे में जो भी लॉस होगा वो उस लॉस को इस नुकसान को बीमा कंपनी पूरा नहीं करेगी। ऐसा समझिए कि समुद्री डाकुओं के हमले से जहाज में जो भी लॉस होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी नहीं पूरा करेगी। इसके बाद कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनका कि उल्लेख करना ज़रूरी है। हैटरस लाइट केस, इस मामले में हुआ क्या था कि काफ़ी रोचक और बहुत उलझनपूर्ण विवाद था इस केस में, कि युद्ध की आपत्तियों से मुक्त पद, जैसे आप एफसी आपको कहा फ्री एक बीमा पत्र 6,500 बोरे काफ़ी के लिए किया गया था। मार्ग में एक स्थान पर युद्ध का कार्य मतलब युद्ध शुरू हो गया। अंधेरे की वजह से जहाज भटक कर एक चट्टान से टकराकर भस्म हो गया। 120 बोरे बचा, किंतु उन्हें फौज ने हड़प लिया। अब 1,000 बोरे और बचाए जा सकते थे, किंतु फौजी हस्तक्षेप के कारण यह संभव न हो सका। तो शेष 5,380 बोरे डूब गए। इस हानि के कारण का क्रम इस प्रकार है कि एक तो युद्ध जनित आपदाएं, लैंप पोस्ट हैं, दूसरा कि लैंप पोस्ट का बुझा होना, दूसरा है कि सागर संबंध आपदाएं, तीसरा है कि युद्ध जनित आपदाएं, सुरक्षित बोरों के प्रति सैनिक हस्तक्षेप। तो इस उलझनपूर्ण प्रकरण में कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकार में 120 बोरों का प्रश्न है, तो जो हड़प लिए गए हैं और 1,000 बोरे जो फौजी हस्तक्षेप के कारण बचाए न जा सके, उनकी हानि युद्ध जनित आपदाओं से जुड़ी हुई जैसे बीमा पत्र में संवृत्त नहीं किया गया था। तो 1120 बोरे की क्षति के लिए बीमादाता उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किंतु जो 5,380 बोरों की क्षति का हुआ है उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। यह सही है कि जहाज का न डूबता यदि प्रकाश स्तंभ न बुझा होता तो, किंतु प्रकाश का न होने के कारण जो क्षति हुई है उस क्षति को बीमा कंपनी जो है उस क्षति को बीमा कंपनी देगी।
ये बात बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको आप इसलिए समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, जो क्लॉज है वो अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप लिख नहीं पाइएगा कि क्या होते हैं इसके क्लॉज। 22 क्लॉज हैं और 22 क्लॉज आपको आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगी।